Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video lecture of vitamins. Up till now we have covered fat soluble vitamin, that is vitamin A, D, K and E, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में हम विटामिन सी को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो चार्ट है ये मैंने लिपिन कोड से लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, and water soluble vitamins are further classified into non B complex and B complex. नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस बी कॉम्प्लेक्सेस। बी कॉम्प्लेक्सेस को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में फॉर द ईज ऑफ स्टडी। दीज आर एनर्जी रिलीजिंग, हेमेटोपोइटिक एंड अदर। एनर्जी रिलीजिंग में थायामीन डेट इज़ विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड आते हैं। हिमेटोपोइटिक डेट विल हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, इसके अंदर आ जाते हैं फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। एंड द लास्ट कैटेगरी इज अदर, जिसके अंदर हम उन विटामिन्स की बात करेंगे जो एज अ कोएंजाइम वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन को, और इनको हम कलेक्टिवली विटामिन B6 कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थायामीन से, डेट इज़ B1। थायामीन इज़ हीट लेबाइल सल्फर कंटेनिंग विटामिन्स कन्वर्टेड टू थायामीन पायरोफॉस्फेट, डेट इज़ TPP। तो थायामीन क्या है? हीट लेबाइल है, हीट सेंसिटिव है। ये कन्वर्ट होता है TPP में एंड देन इट वर्क्स एज कोएंजाइम फॉर ट्रांसकीटोलेज एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स। हेयर एग्जाम्पल 1, यहाँ राइबोस 5-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइसराइल डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ट्रांसकीटोलेज, और जो एज अ को एंजाइम वर्क करेगा वो है TPP। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ये है सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पे जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो TPP अपना फंक्शन प्ले करेगा हेयर एज अ कोएंजाइम, और जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट की कन्वर्जन होगी सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, तो यहाँ पे भी TPP इन्वॉल्व है, और इस तरह ये एनर्जी को रिलीज़ करवाएंगे। Deficiency of thiamine cause beriberi and Wernicke-Korsakoff syndrome. Beriberi is a condition that is characterized by impaired metabolism, irregular heart rate, emotional disturbance, weakness, pain in limbs and edema। और ये जो है उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे राइस जो है ज़्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं, और कौन से राइस? पॉलिश्ड राइस। दूसरी कंडीशन वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, ये क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन जो करते हैं इंडिविजुअल्स उनमें होती है। इसका नुकसान क्या होता है अल्कोहल का? एक तो लिवर डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, और दूसरा इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। तो ये कंडीशन होती है वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। उन इंडिविजुअल में अकर होने स्टार्ट हो जाती है, होना शुरू हो जाती है, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीन्यूराइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ सेवरल पेरिफेरल नर्व्स, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आईबॉल्स। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आईबॉल्स का जो दूसरा नाम है वो हम निस्टिग्मास कहते हैं। जब ये कंडीशन होती है तो उन इंडिविजुअल्स को थायमीन की डोजेस दी जाती हैं और दूसरी ड्रग्स दी जाती हैं फॉर द रिलीफ ऑफ दिस कंडीशन। नाउ अब डिस्कस करते हैं राइबोफ्लाविन को। राइबोफ्लाविन इज़ B2। राइबोफ्लाविन इज़ अ प्रिकर्सर फॉर कोएंजाइम FMN and FDA. FMN is flavin mononucleotide and FAD is flavin adenine dinucleotide. तो राइबोफ्लाविन B2 क्या है? प्रिकर्सर है फॉर FMN and FAD. They act as carrier. FMN और FAD act as carrier of hydrogen atoms in redox reactions.
Deficiency of riboflavin include or cause dermatitis, culosis. Culosis is the condition that is characterized by fissure at the corners of the mouth. जो माउथ के साइड्स होते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है. ग्लोसाइटिस, द टंग अपेयरिंग स्मूथ एंड डार्क इन, और सिंपल टर्म में इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लाविन इज मिल्क, whole grain, legumes, pulses एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. इनसे हम राइबोफ्लाविन को इनटेक कर सकते हैं डेली डाइट में. इनका यूज़ जो है राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी को रिड्यूस रखेगा. यहाँ ये एग्जांपल में दिखाया गया है कि किस तरह राइबोफ्लाविन एज अ प्रिकर्सर वर्क कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. और दोनों प्रोसेसेस में एटीपी इन्वॉल्व है. एटीपी की कंजप्शन है, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में एंड देन फॉर्मेशन होगी एफएमएन की और एफएडी की. नाउ नियासिन दैट इज B3. द वर्ड नियासिन रेफर्स टू 2 पायरिडीन डेरिवेटिव. ये पायरिडीन रिंग है, 2 पायरिडीन के डेरिवेटिव हैं नियासिन में. B3 में हमारे पास एक निकोटीनिक एसिड और दूसरा निकोटीनामाइड. द बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म्स. इन दोनों की जो कोएंजाइम फॉर्म्स हैं जो कि फर्दर हेल्प करेंगी रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में. वो फॉर्म्स हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डेट इज़ NAD पॉजिटिव एंड इट्स phosphorylated derivative that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADP पॉजिटिव. और NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव को हमने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा है, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में. सो दे वर्क एज कोएंजाइम्स इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. नियासिन की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा होता है in which skin, gastrointestinal tract and nervous systems are affected. Dermatitis, diarrhea and dementia are characteristic symptoms of pellagra. Okay, so next vitamin is biotin. Biotin also function as coenzyme in carboxylation reaction in covalent linkage to lysine side chain of enzyme. अच्छा, तो हमें पता है कि एंजाइम की साइट्स होती हैं कुछ जहाँ पे कोएंजाइम आके बाइंड करता है या कोई सबस्ट्रेट आके बाइंडिंग करता है. तो एंजाइम की वो साइट जहाँ पे बायोटिन आके बाइंड करेगा वो है लाइसिन साइड चेन. लाइसिन के साथ बायोटिन बाइंड करता है एंड देन इट फंक्शन एज अ कोएंजाइम. यहाँ पे ये दिखाया गया है लाइसिन रेसिड्यू है, लाइसाइल रेसिड्यू और लाइसिन रेसिड्यू यहाँ पे आके बायोटिन बाइंड करेगा एंड देन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंजाइम के थ्रू होंगे. बायोटिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट की साइट प्रेजेंट है. ओके, सोर्स नेचुरल सोर्स लिवर, वेजिटेबल एज वेल एज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विटामिन के की फॉर्मेशन भी करवाते हैं और विटामिन के अलावा बायोटिन की फॉर्मेशन भी करवाते हैं. इसके अलावा सोर्स में हम नेचुरल सोर्स में लिवर और वेजिटेबल, बहुत सी वेजिटेबल्स से बायोटिन को एज अ डाइट ले सकते हैं. Biotin deficiency is rare in humans because it is present in most of the common foods. डेफिशिएंसी से क्या होगा? डर्मेटाइटिस, स्किन में क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन वगैरह. आइटिस जो टर्म होती है ये रिप्रेजेंट करती है इन्फ्लेमेशन को और डर्म का मतलब होता है स्किन. एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, नोजिया, मसल पेन वगैरह ये इसकी डेफिशिएंसी में आते हैं बायोटिन की. Note, avidin in raw eggs has tight binding for biotin. एग्स में, रो एग्स में जो कच्चे अंडे हैं उनमें एक प्रोटीन है एविडिन, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. जो इंडिविजुअल रो एग्स लेते हैं, कच्चे अंडे लेते हैं, उनमें बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता क्योंकि ये एविडिन के साथ टाइटली बाउंड हो जाता है, बाइंडिंग कर लेता है एंड देन इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी
so prevent its absorption and in high amount can cause biotin deficiency। और इसके नतीजे में क्या हो रही है, बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है ऑन ह्यूमंस में जो ड्रो एग्स लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज pantothenic acid. Pantothenic acid is a component of coenzyme A which function is the transfer of acyl groups। तो पैंटोथेनिक एसिड क्या है, कंपोनेंट है कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम ए कंटेन्स अ थायोल sulfur and hydrogen group that carries acyl compound as activated thiol esters। Examples of such structures are succinyl coenzyme A, fatty acyl coenzyme A and acyl acetyl coenzyme A। यहाँ पेंटोथेनिक एसिड इनका पार्ट होता है। पेंटोथेनिक एसिड इज ऑल्सो अ component of acyl carrier protein domain of fatty acid synthase। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है, फैटी एसिड के साइंथेसिस में भी पेंटोथेनिक एसिड जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। ये कोएंजाइम ए के साथ बाइंडिंग करता है, उनका एक कंपोनेंट है और इसकी प्रेजेंस में फैटी एसिड की साइंथेसिस हो रही है, प्रोटीन साइंथेसिस वगैरह ये सब हो रहा है। और बेसिकली पेंटोथेनिक एसिड के प्रेजेंस में एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। अब पेंटोथेनिक एसिड के बाद हम डिस्कस करते हैं पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को। इसमें वो सारे जो थे वो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स थे और जो हमने अदर की कैटेगरी में देखा था विटामिन B6 उसमें था उसमें हम देख लेते हैं विटामिन B6। वहाँ पे भी मैंने बात की थी कि विटामिन B6 जो है वो कलेक्टिव टर्म है फॉर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामीन ऑल डिराइव्ड फ्रॉम पायरिडीन। ये भी सब किससे ड्राइव हुए हैं, पायरिडीन रिंग से। They differ only in the nature of the functional group attached to the ring। फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर ये एक दूसरे से डिफर हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन में CH2OH मॉलिक्यूल है, पायरिडॉक्सल में CHO एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और पायरिडॉक्सामीन में CH2 और NH2 का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इन्हीं से ड्राइव होकर बनता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो कि फर्दर कोएंजाइम एज अ कोएंजाइम वर्क करेगा। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को हम बहुत सी जगह देखकर आ चुके हैं अमाइनो एसिड सिंथेसिस में। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट और PLP इज रिक्वायर्ड फॉर कैटेलाइजिंग ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड फॉर ग्लाइकोजन phosphorylase। It also helps in deattachment of DNA and steroid hormone for terminating hormone action। Deficiency: hormone dependent breast, uterus and prostate cancer, dermatitis, convulsion and macrolytic anemia। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटोपोइटिक विटामिन्स को जिसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है। फॉलिक एसिड इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो बेसिकली क्या होगा, फॉलिक एसिड से पहले डाइहाइड्रोफोलेट बनेगा एंड देन टेट्राहाइड्रोफोलेट और अगेन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो एज अ कोएंजाइम वर्क करेगा and it is used as a carrier of one carbon units at different levels of oxidation। ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस में ये ट्रांसफ़र करवाएगा वन कार्बन यूनिट को। इट रिक्वायर्ड फॉर द synthesis of amino acids and DNA through nucleotides। फॉलिक एसिड अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करवा रहा है एंड DNA की फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, पार्टिकुलरली थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाएगा फॉलिक एसिड। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है TMP। इस रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स लाइक बोन मेरो और इरेथ्रोपोइटिक सेल कहाँ पे हो रही है इनके फॉर्मेशन, बोन मेरो में और इरेथ्रोपोइटिक सेल्स में और इंटेस्टाइनल सेल्स में, जहाँ पे सेल्स जो हैं रेपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये जो कंडीशन है वो फैटल होती है और फीटस में होती है।
अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की क्वांटिटी प्रॉपरली ना ली जाए तो फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, स्पाइनल कोड डेवलप नहीं होगा और डिफरेंट डिजीज़ इससे आगे प्रोड्यूस हो सकती हैं और हो सकता है कि फीटस की आगे जाके डेथ भी हो जाए। डेथ अकर ड्यूरिंग fetal development. Okay, so deficiency cause macrolytic और megaloblastic anemia. एनीमिया जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्लड हैज़ अ लोअर देन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ब्लड में कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया, विच रिजल्ट्स इन अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। जब हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन भी प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। मिगेलोब्लास्ट आर फॉर्म ड्यू टू, मिगेलो मतलब लार्जर इन साइज, सेल जो है उनका साइज जो है इंक्रीज हो गया है ड्यू टू डिमिनिश सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड टीएमपी। क्यों बड़ा हो गया है? क्योंकि इनके साइंथिसिस में मसला रहा है, साइंथिसिस में प्यूरिन रिंग्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रही और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा, विच लीड टू एन इनएबिलिटी टू ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग आरबीसी प्रिकर्सर। डिफरेंट सेल्स के साथ साथ आरबीसी भी, रेड ब्लड सेल भी प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं टू मेक डीएनए। इनके अंदर डीएनए नहीं बन पा रहा। जब डीएनए नहीं बन रहा तो इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी भी कम से कम हो जाएगी। सो देयर फॉर एन इनएबिलिटी टू डिवाइड, सेल जो है वो बड़ा तो हो रहा है साइज में बट वो डिवाइड नहीं हो रहा। नाउ तो यहाँ हम देख सकते हैं थ्रू डाइट हम फॉलिक एसिड लेते हैं, फॉलिक एसिड फर्दर डिवाइड होता है, चेंज होता है इनटू डाईहाइड्रोफोलेट में और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। यहाँ पे जो इंजाइम है वो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस और ये रिएक्शन होंगे अंडर NADPH प्लस H की प्रेजेंस में। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। टेट्राहाइड्रोफोलेट से क्या होगा? प्यूरिन साइंथिसिस होगी, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट साइंथिसिस एंड सीरीन साइंथिसिस फ्रॉम ग्लाइसिन। इसके अलावा मिथियोनिन साइंथिसिस फ्रॉम होमोसिस्टीन। अच्छा, एक ड्रग है मेथोट्रेक्सेट विच इज़ एंटी कैंसर ड्रग। मेथोट्रेक्सेट जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट करवा देता है। इससे क्या होता है कि फोलिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाता है डाईहाइड्रोफोलेट में और टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और इस तरह जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है वो सेल ग्रोथ रुक जाती है। सो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटेड बाय methotrexate, a folic acid analog, used to treat psoriasis, rheumatoid arthritis, and neoplastic disease. ओके, तो अब डिस्कस करते हैं विटामिन B12 को, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोबैलामिन। कोबैलामिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर है ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोबाल्ट एटम प्रेजेंट है। दिस कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर को हम कोरिन रिंग भी बोलते हैं और इसमें एक कोबाल्ट का एटम प्रेजेंट है। फंक्शन: कोबैलामिन विटामिन B12 ड्राइव कोफैक्टर्स आर यूज फॉर टू इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कोबैलामिन से फर्दर कोफैक्टर्स ड्राइव्ड होंगे, ये एज ए प्रिकर्सर वर्क करेगा फॉर सम कोफैक्टर्स एंड देन फिर वो कोफैक्टर क्या करेंगे? एक तो पहला इनका काम होगा मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए आइसोमेरेस की कन्वर्जन, ठीक है, रिक्वायर्स 5D ऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन इन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये आगे देखते हैं इधर। ये नीचे वाली एग्जाम्पल, यहाँ पे ओड नंबर्ड फैटी एसिड्स और सम अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पहले कन्वर्ट होंगे मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए में। देन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। Second example is, or second function is homocysteine.
होमोसिस्टीन से क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे रिक्वायर्ड है मिथाइल कोबेलामीन एंड 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, मिथियोनिन की। इसको यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल ए में, होमोसिस्टीन से बनेगा मिथियोनिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 और मिथाइल कोबेलामीन। कोबेलामीन किसकी फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है, मिथाइलेटेड फॉर्म में, और यहाँ कोबेलामीन डीऑक्सी एडिनोसाइल फॉर्म में है, और यहाँ पे ये एज अ वर्क कर रहे हैं कोफैक्टर के तौर पर, और होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करवा रहे हैं, और दूसरा जो इनका काम है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन करवाना है। Now vitamin B12 is absorbed from the ileum as a complex with intrinsic factor. विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इलियम में इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गट में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, और ये ज़्यादातर जब ही होता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इसकी सिक्रीशन डिस्टर्ब्ड हो जाती है। Pernicious anemia is characterized by large, immature and nucleated cells. Individuals show neuropsychiatric symptoms later as the disease develops. तो डिजीज़ जैसे जैसे बढ़ेगी न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाएंगे, विच इज़ डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स। यहाँ देखें ये मेंशन है, ये पैराइटल सेल्स हैं। पैराइटल सेल्स किसकी सिक्रेशन करवा रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर की। डाइट से विटामिन B12 स्टमक में आया, स्टमक से इलियम में, देन इलियम से एब्जॉर्प्शन होगी अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होगा, देन ये कन्वर्ट होगा मिथाइल विटामिन B12 में, देन मिथाइल विटामिन B12 डीऑक्सी एडिनोसाइल B12 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे यही हमने देखा था फर्दर इससे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस तरह फॉर्म हो रहा है, और ये सब कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इंट्रिंसिक फैक्टर ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में नहीं बन पाता जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और वहाँ फिर पर्नीशियस एनीमिया भी उन पेशेंट्स में हो जाता है। तो यहाँ तक हमने विटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।